नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल के अंदर एमसीक्यू वीडियो की स्टडी के अंदर एक और नया एमसीक्यू वीडियो हम लेके आए हैं। एसएससी सीआरपीएफ एमपीसीएचओ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ इंपोर्टेंट एमसीक्यू जिनको हम सॉल्व करने वाले हैं विद रैशनल। तो आपसे गुजारिश, चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और फटाफट से इस बेहतरीन क्लास में मैक्सिमम स्टूडेंट को कनेक्ट कर दीजिए ताकि एक बेहतरीन जर्नी की हम शुरुआत कर सके। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। टेलिंग द ट्रूथ इज ए प्रैक्टिस ऑफ विच एथिकल प्रिंसिपल? नॉन मालेफिशियंस, जस्टिस, बेनिफिशियंस, वेरासिटी। क्वेश्चन ने ये पूछा है कि ट्रूथ टेलिंग, क्या पूछा है यहाँ पे? ट्रूथ टेलिंग, टेलिंग द ट्रूथ, ट्रूथ टेलिंग के बारे में यहाँ पे पूछा है। ये कौन सा एथिक्स वाला प्रिंसिपल है प्रैक्टिस के अंदर? एथिकल प्रिंसिपल, ट्रूथ टेलिंग। बहुत बढ़िया, मैक्सिमम पीपल आर करेक्ट, बहुत ही शानदार। पहला ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन मालेफिशियंस, इसका मतलब होता है नो हार्म, डू नो हार्म, किसी का बुरा मत करो। अगर भला नहीं कर सकते तो किसी का बुरा मत करो, नो हार्म, दैट इज नॉन मालेफिशियंस। बेनिफिशियंस का मतलब होता है टू डू गुड, टू डू गुड, अच्छा करो। और नॉन मालेफिशियंस का मतलब है अगर अच्छा ना कर सको तो बुरा मत करो। तो ये तो ट्रुथ से संबंधित नहीं है। जस्टिस का मतलब होता है न्याय से संबंधित बात होती है ना, किसी के कुछ जस्टिफाई करना, सही चीज करना। तो ए, बी और सी तीनों ही टेलिंग ट्रूथ के बारे में नहीं बताते हैं, इसलिए तीनों ही खोटे जवाब है। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? वेरासिटी, डी। इसका मतलब होता है टेलिंग ट्रूथ। तो एथिकल प्रिंसिपल टू टेलिंग द ट्रूथ, वेरासिटी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा, डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है द टूल्स यूज फॉर डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन के लिए जो टूल यूज किए जाते हैं वो कौन से होते हैं? फटाफट से जवाब लिखिएगा। एक्सपेरिमेंटल एंड नॉन एक्सपेरिमेंटल, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन इंफॉर्मेशन बुकलेट, सर्वे ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट, क्वेश्चनरीज इंटरव्यू शेड्यूल ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। यस, रिसर्च से संबंधित क्वेश्चन है, डाटा कलेक्शन के टूल यहाँ पे पूछे हुए। वेरी गुड। यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा डी। करेक्ट आंसर क्या बनेगा? डी, क्वेश्चनरी, इंटरव्यू शेड्यूल, ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट। These three are the tools which is used for the collection of data. What immediate nursing intervention will you take in case of blood transfusion reaction? इमीडिएट लिया जाने वाला नर्सिंग इंटरवेंशन किस कंडीशन में? जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो गई है वहां पे। वाइटल साइन मॉनिटर करेंगे, ब्लड बैंक में इंफॉर्म करेंगे, फिजिशियन को इंफॉर्म करेंगे, ट्रांसफ्यूजन स्टॉप करके इमीडिएटली वाइटल मॉनिटर करेंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत ही शानदार, मैक्सिमम पीपल आर करेक्ट। बिल्कुल, जब भी ब्लड से संबंधित कोई भी रिएक्शन होती है, पहला एक्शन हमारा है इमीडिएटली ट्रांसफ्यूजन को स्टॉप कर दो और फिर साथ में वाइटल को क्या करो? मॉनिटर। तो डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन इमीडिएटली एंड मॉनिटर द वाइटल साइन। डी इज द करेक्ट वन। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। आज के इस सेशन का इजी क्वेश्चन आ चुका है, जल्दी है आज। पेस मेकर ऑफ द हार्ट, एक भी इंडिविजुअल का गलत नहीं होना चाहिए, एक भी सिंगल पर्सन गलत ना करे। पेस मेकर ऑफ द हार्ट किसको बोला जाता है? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, क्या बात है। सब लोगों का आंसर सी है तो हम भी सी बोल ही देते हैं। सी बिल्कुल करेक्ट है साहब। ऐसे नोड को पेस मेकर ऑफ द हार्ट कहते हैं। अगर इस तरीके के जवाब सब क्वेश्चन में आप दो ना तो दिल खुश हो जाता है। तो ऐसे ही जवाब दिया करो आप लोग, है ना। बहुत बढ़िया, एक दिन आप जरूर ऐसे जवाब देने के काबिल बन जाओगे, गारंटी है। हम पूरी मेहनत करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे ऐसे जवाब सीखने के लिए। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ऐसे नोट ऑफ द हार्ट। और एक बात आप नोटिस की होगी आपने कि जब आपको जवाब आता है और फिर जवाब देने का मजा देखो कितना खतरनाक आता है ना। तो अपने आप को काबिल बना दो कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसका जवाब तैयार है आपके पास में, और वो सही वाला जवाब है ना, ऐसे नहीं तुक्का तैयार है, सही वाला जवाब। बहुत ही बढ़िया, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऐसे नोट। एब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग इज नोन एज, ब्रीदिंग एब्सेंस को क्या कहते हैं? यूपनिया, एपनिया, टेकिपनिया, ब्रेडिपनिया। ब्रीदिंग की एब्सेंस होना, आई थिंक ये भी गलत नहीं होगा। एब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग, एब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग किस नाम से जानी जाती है?
बहुत बढ़िया, एपनिया, बहुत ही बढ़िया, मैक्सिमम पीपल आर करेक्ट। जी सर, बिल्कुल सही, बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसको हम एपनिया के नाम से जानते हैं। सीजेशन ऑफ रेस्पिरेशन जो है उसको एपनिया के नाम से जानते हैं, तो बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यूपनिया जो होता है वो नॉर्मल रेस्पिरेशन होता है। यूपनिया जो होता है वो नॉर्मल रेस्पिरेशन होता है, नॉर्मल ब्रीदिंग को यूपनिया के नाम से जानते हैं। टेकिपनिया जो होता है वो फास्ट ब्रीदिंग होता है। टेकिपनिया जो होता है इसको क्या बोलते हैं, फास्ट रेस्पिरेशन या फास्ट ब्रीदिंग। और आपका ब्रेडिपनिया जो होता है वो स्लो ब्रीदिंग होता है। ब्रेडी वर्ड फॉर स्लो, टेकी वर्ड फॉर फास्ट, यू वर्ड फॉर नॉर्मल, और एपनिया वर्ड का मतलब होता है सीजेशन। अपने को यहाँ पे क्या पूछा है, सीजेशन या एब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग, तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, बी। वेरी गुड। व्हाट आर द साइन ऑफ शॉक, शॉक का साइन यहाँ पे पूछा है आपको। शॉक का साइन, लिथार्जी एंड स्लो पल्स रेट, कूल कामी स्किन अनकॉन्शियसनेस एंड रैपिड पल्स रेट, रैपिड पल्स रेट एंड अनकॉन्शियसनेस, स्वेटिंग एंड फॉरगेटफुलनेस। शॉक का साइन पूछा है, साइन ऑफ शॉक, साइन ऑफ शॉक। गुड, वेरी गुड। जब भी शॉक होता है सबसे इंपॉर्टेंट बात है स्किन कूल एंड कामी हो जाएगी, हाथ पांव ठंडे पड़ गए, सुना है आपने वर्ड, इसका मतलब पेशेंट शॉक में है। तो कूल, कोल्ड एंड कामी स्किन, अनकॉन्शियसनेस और टेकिकार्डिया, ये इंडिकेट करता है शॉक को, तो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पे। शॉक का साइन होता है कोल्ड कामी स्किन, अनकॉन्शियसनेस एंड रैपिड पल्स। देखिए अगर सी में भी रैपिड पल्स और अनकॉन्शियसनेस है, लेकिन एक वहां पे एक्स्ट्रा सिम्टम है कोल्ड एंड कामी स्किन जो इंपॉर्टेंट सिम्टम है, इसलिए बी यहाँ पे आंसर बना। द रिजल्ट ऑफ मोन्टॉक्स टेस्ट आर रीड आफ्टर, कितने समय बाद में मोन्टॉक्स टेस्ट जो है उसके रिजल्ट को रीड किया जाता है, 6 आवर्स, 24 आवर्स, 48 आवर्स, 72 आवर्स। फटाफट से जवाब लिखिएगा। मोन्टॉक्स टेस्ट का रिजल्ट कितने टाइम बाद में रीड करते हैं। मोन्टॉक्स टेस्ट जो टीबी के लिए टेस्ट किया जाता है, ट्यूबरकुलोसिस को डायग्नोस करने के लिए स्किन टेस्ट होता है, इंट्राडर्मली दी जाती है पीपीडी, और उसको टेस्ट करते हैं। तो इसका नॉर्मल एग्जामिन का जो टाइम है वो 48 टू 72 आवर्स होता है, 48 टू 72 आवर्स होता है। इसका मतलब यहाँ पे 48 आवर्स के बाद में ये टेस्ट को आप रीड कर सकते हैं। 48 टू 72 आवर्स, मैक्सिमम टाइम 72 आवर्स है, मिनिमम 48 है। सवाल ने पूछा कितने टाइम बाद में, रीड आफ्टर, कितने टाइम बाद में, तो 48 आवर्स के बाद में आप इसको रीड कर सकते हैं। मैक्सिमम 72 है, लेकिन आफ्टर 48 आवर्स यू कैन रीड, ये टाइम पीरियड है, 48 से पहले नहीं, 48 के बाद में। तो दोनों जब लिमिट दी हुई है तो सही आंसर सी बनेगा, क्योंकि आप 48 ओवर के बाद में इसको रीड कर सकते हैं। सी इज द करेक्ट वन। चिकनगुनिया इज ए नॉन फेटल विच टाइप ऑफ इलनेस, है ना, यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, कौन सी इलनेस है ये, वायरल है, बैक्टीरियल है, प्रोटोजोवन है या प्लाज्मोडियम है। चिकनगुनिया किस टाइप की इलनेस है, नॉन फेटल इलनेस किस टाइप की है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, फटाफट से जवाब लिखिए, बहुत बढ़िया। यस, यस यस, वेरी गुड, वेरी गुड, यस इट्स ए, इट्स वायरल। चिकनगुनिया कैसा इलनेस है, वायरल। ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये बैक्टीरियल नहीं है, प्रोटोजोवल नहीं है, प्लाज्मोडियम नहीं है, चिकनगुनिया एक वायरल इलनेस है जो कि मॉस्किटो की वजह से होता है, और मॉस्किटो का नाम है एडीज मॉस्किटो। फीमेल मॉस्किटो होता है एडीज मॉस्किटो, फीमेल एडीज मॉस्किटो, और उसके बाइट की वजह से चिकनगुनिया होता है, उसकी बाइट की वजह से डेंगू फीवर होता है, और उसकी बाइट की वजह से चिकनगुनिया एंड डेंगू फीवर, ये इंपॉर्टेंट दो बीमारी है, एडीज मॉस्किटो की वजह से होता है। बहुत बढ़िया, ए इज द करेक्ट वायरल। फॉलोइंग ए लीवर बायोप्सी, लीवर बायोप्सी के बाद में द हाईएस्ट प्रायोरिटी पूछी है असेसमेंट की टू ए पेशेंट कंडीशन इज टू चेक फॉर, किसी मरीज का आपने क्या किया, लीवर की बायोप्सी की, और बायोप्सी के बाद में सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी असेसमेंट क्या करेंगे आप, किस चीज के लिए असेस करेंगे पेशेंट की कंडीशन को, पल्मोनरी एडिमा के लिए, अनइवन रेस्पिरेटरी पैटर्न के लिए, हेमरेज के लिए या पेन के लिए। लीवर बायोप्सी, रीनल बायोप्सी, जब भी आप इस ऑर्गन की बायोप्सी करते हैं ये हाईली वेस्कुलर ऑर्गन होते हैं, और वेस्कुलर ऑर्गन जो होता है उसमें ब्लीडिंग की रिस्क होती है। तो लीवर बायोप्सी के बाद में हमारी हाईएस्ट प्रायोरिटी है, बहुत बढ़िया, मैक्सिमम पीपल आर करेक्ट, इट्स सी, दैट इज हेमरेज। हम उस मरीज को किसके लिए असेस करेंगे, हेमरेज के लिए। लीवर बायोप्सी के बाद में हाईएस्ट प्रायोरिटी हमारी क्या रहेगी, हेमरेज के लिए असेस करना, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है।
स्ट्रॉन्गेस्ट स्टिमुलाई ऑफ लैक्टेशन इज बाय, लैक्टेशन के लिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टिमुलाई का काम कौन करेगा? लैक्टेशन के लिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टिमुलाई का काम कौन करेगा? मेटोक्लोप्रोमाइड, पीपीएच, ब्रोमोक्रिप्टिन, सकिंग। वेरी गुड, वेरी गुड, फटाफट से जवाब लिखिए। मैक्सिमम पीपल आर करेक्ट। लैक्टेशन तब होता है जब बच्चा मदर के निप्पल को क्या करता है? सक करता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से क्या रिलीज होता है? ऑक्सीटोसिन। और जब ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है तब जो है वहां पे लैक्टेशन होता है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है डी, यहाँ पे करेक्ट है। सकिंग जो है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टिमुलाई है लैक्टेशन के लिए। बहुत बढ़िया, डी इज द करेक्ट वन। सकिंग स्ट्रॉन्गेस्ट स्टिमुलाई है लैक्टेशन के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट जवाब है सकिंग, यहाँ डी इज द करेक्ट वन। The number of death per 1000 population, number of death per 1000 population per year in a given community, किसी भी कम्युनिटी में 1000 पॉपुलेशन पे नंबर ऑफ डेथ को किस नाम से जानते हैं? क्रूड डेथ रेट, इन्फेंट डेथ रेट, नियोनेटल डेथ रेट, पेरीनेटल डेथ रेट। नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पॉपुलेशन। क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड, वेरी गुड। इट्स क्रूड डेथ रेट। मैक्सिमम पीपल आर करेक्ट। क्या नाम से जानेंगे इसको? क्रूड डेथ रेट, नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पॉपुलेशन। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पॉपुलेशन जो है इसको क्रूड डेथ के रेट के नाम से जाना जाता है। इन्फेंट डेथ रेट, यूनिटल डेथ रेट या पेरिनेटल डेथ रेट इसको नहीं कहते। इन्फेंट डेथ रेट, नंबर ऑफ डेथ अंडर द एज ऑफ 1 ईयर, है ना। 28 दिन से 1 साल के बच्चे की डेथ जो होती है वो इन्फेंट डेथ के नाम से जानते हैं। न्यूनेटल डेथ रेट जो होती है वो 0 से 28 दिन के बीच में जो डेथ होती है, टोटल लाइव बर्थ पे 0 से 28 दिन में जो डेथ होती है उसको न्यूनेटल डेथ कहते हैं। पेरीनेटल डेथ रेट जो होती है वो 28 वीक से लेके फर्स्ट 7 डेज ऑफ लाइफ, फर्स्ट 7 डेज ऑफ लाइफ ना, फर्स्ट 7 डेज ऑफ लाइफ जिसको अर्ली न्यूनेटल पीरियड कहते हैं, उस डेथ को हम किस में काउंट करते हैं? पेरीनेटल में। 28 वीक से फर्स्ट 7 डेज ऑफ लाइफ, ये पेरीनेटल में। तो बी, सी और डी यहाँ पे खोटे जवाब है। ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्रूड डेथ रेट। A pregnant woman admitted in labor room is attached to the external electronic fetal monitoring. लेडी एडमिट हुई है, आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग लगाया। नर्स शुड डू इनिशियल नर्सिंग असेसमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा इनिशियल नर्सिंग असेसमेंट आप वहां पे करेंगे? पहला है आइडेंटिफाई करेंगे टाइप ऑफ एसिलेशन, असेस करेंगे बेसलाइन फीटल हार्ट रेट, डिटरमाइन करेंगे इंटेंसिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन और डिटरमाइन करेंगे इंटेंसिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन। विच इज द करेक्ट वन? एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग क्यों लगाया जाता है किसी भी लेबर रूम में आई हुई प्रेग्नेंट लेडी को? बहुत बढ़िया, असेसमेंट इज द पर्पज और एफएचआर इज असेस्ड। फीटल हार्ट रेट इसका असेसमेंट कर रहे हैं हम उसमें। बी बिल्कुल करेक्ट है, फीटल हार्ट रेट के असेसमेंट के लिए काम में लिया जाता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटर। बहुत ही बढ़िया, मैक्सिमम पीपल ने बिल्कुल करेक्ट अप्रोच की है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। When serum bilirubin rise on third and fourth day after birth of the baby due to the inefficient hepatic function, ना hepatic function के efficient नहीं होने के कारण तीसरे या चौथे दिन अगर बिलिरुबिन का लेवल बढ़ता है जन्म ले होने के, तो ये कौन सा जॉन्डिस है? पैथोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, ऑब्स्ट्रक्टेड, वायरल हेपेटाइटिस। 24 घंटे के बाद में, फर्स्ट 24 आवर्स के बाद में जो जॉन्डिस होता है बच्चे में उसको फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस कहते हैं, है ना। सीरम बिलिरुबिन हमारा कब बढ़ रहा है? तीसरे और चौथे दिन बर्थ होने के बाद में। और इनएफिशिएंट हिपेटिक फंक्शनिंग है यहाँ पे। तो ये वायरल या ऑब्स्ट्रक्टेड जॉन्डिस तो है नहीं, दो ही होते हैं जॉन्डिस, फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। और तीसरे या चौथे दिन अगर बढ़ रहा है बिलिरुबिन तो ये हमारा जॉन्डिस कौन सा होगा? फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा? बी, दैट इज फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस जो होता है ये जॉन्डिस हिमोलाइसिस के कारण होता है और तीसरे या चौथे दिन ये जॉन्डिस होता है। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू रहता है जो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो आज के लिए अपन एमसीक्यू सेशन को यहीं पे विराम देंगे। थोड़ा क्लास शॉर्ट था, थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज थी, लेकिन एमसीक्यू देना जरूरी था।
तो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंट, थोड़ा टाइम का भी चेंजेस था। हमेशा क्लास हमारी 9:30 होती है, आज 10:30 हुई है। आप लोगों ने फिर भी बहुत अच्छे से जो है क्लास को अटेंड किया और कुछ शायद नई लर्निंग हुई है। तो टाइम इनकन्वीनियंट के लिए सॉरी, कुछ रीजन की वजह से ऐसा हुआ। कंटिन्यू करेंगे कल फिर 9:30 बजे। तो मिलते हैं दोबारा एक नए वीडियो, नई एनर्जी के साथ में, कुछ नए एमसीक्यू के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।